नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2022 में पूछे गए सारे सवाल। बोलने का मतलब यह है कि 2022 में कांस्टेबल के जितने सारे पेपर हुए थे, उन्हीं सभी पेपर की मैथ्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आज जो अपन पहला पेपर करने वाले हैं वो है 31 जनवरी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर अपन करने वाले हैं। 31 जनवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर अपन करने वाले हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है उससे सबसे पहले तो निवेदन है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठना पड़ेगा। आप सोते सोते बिस्तर में लेटे लेटे वीडियो ना देखें। मैथ्स कभी भी देखने से नहीं आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक मैथ्स नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पर मैं जितने सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन सभी के मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। कैलकुलेशन आपको करना होगा, मैं सीधा उसका आंसर लिखूंगा, वहाँ तक ले जाऊंगा, कैलकुलेशन वहाँ जाकर छोड़कर जो बताने तरीका होगा सारे बताऊंगा, सारी तरीके आपको बताऊंगा। बाकी कैलकुलेशन आपको करना होगा, क्योंकि अगर मैं हर पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन है, अगर सभी का सॉल्यूशन देता हूँ, सॉल्यूशन तो सभी का देते ही सही है, बाकी अगर सभी का कैलकुलेशन अगर पूरा मैं करवाता हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने कम समय में आपका समय खराब किया जाए। थोड़ी प्रैक्टिस आप करिए, थोड़ी हम करते हैं, दोनों मिलके अपन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस है 26 कोष्टक और बड़ा कोष्टक इनके बीच में माइनस यहाँ पर है, छूट गया था, मैंने बाद में लगा दिया है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन 56 नंबर का जो क्वेश्चन था ये अपना जो करने वाले हैं, यहाँ पर ये दिया गया था सरलीकरण। 2022 31 जनवरी का पेपर था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, उसका मैथ्स का पहला क्वेश्चन जो था सरलीकरण का था। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो हाथ में कॉपी पेन रखिएगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो देखिएगा, यहाँ पर सरलीकरण की जब बात होती है तो यहाँ पर चलता है बोर्डमास का नियम। अपनी भाषा में बात करें तो जैसे जब भी आपको कोई सरलीकरण का क्वेश्चन दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको कोष्टक सोल्व करना है, फिर कोष्टक से धीरे 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 बाहर निकलते आना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको भाग करना होता है, गुणा करना होता है, प्लस या माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है 26 भागित 13। अगर 26 में मैं 13 से भाग देता हूँ तो मुझे मिलता है 13 दूनी 26 2। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, तो 2 दिया कितना हो जाएगा 6। मतलब कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर क्या हो चुका है 16 प्लस कितना हो चुका है 6। अब यहाँ पर जब दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कोष्टक के बाहर कितना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है 26 है। जब 26 में से 22 चला जाता है तो इस कोष्टक से बाहर निकल के क्या आएगा, 26 में से 22 जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा। उसको आपको जोड़ना काय में है 38 में आपको जोड़ना है, तो 38 और 4 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में ऐसे हैं जिनके ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अपन चलते हैं, देखिएगा ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आपको सरलीकरण करना था। इधर देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो। साथ में मैंने पीडीएफ भी लगा रखी है, सब कुछ ठीक ठाक है। चलो देखिएगा, यहाँ पर इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है इतना सारा, ये जो आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, इस अंदर वाले कोष्टक को सोल्व करके बाहर निकलोगे। सबसे पहले आपको भाग करना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। उसके बाद गुणा करना है 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 84 और 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 और 4 88 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जब बाहर आ जाएगा तो आप क्या लिख दोगे 32 प्लस कितना लिख दोगे 88 आप लिखोगे। जैसे ही आप 32 प्लस 88 लिखोगे, दोनों को जोड़ना है। 32 और आप 88 को जोड़ोगे, 8 और 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको जोड़ना किसको है, इसमें दोबारा आपको जोड़ लेना है किसको 84 को जोड़ लेना है। जब आप यहाँ पर 84 को जोड़ोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ से लेकर अब जब यहाँ तक पहुँचे हो,
इतना सारा करने पर आपको मिलता है 200 कितना 5 मिलता है। जब 270 में से 205 को हटा दिया जाए तो वही आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैंने क्या लिखा, सॉरी 970 है, 270 नहीं है। 970 में से आपको किसको हटाना है, 205 को हटा देना है। 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 5 बचेगा। यहाँ पर अपन 6 की बात करते तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और आपका आंसर क्या हो जाता है 765 इसका आंसर हो जाता है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लो एक बार, देखिएगा यहाँ पर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, 2 दूनी 4, 84, 88 हो चुका है। सॉरी यहाँ पर अपनों ने 32 जोड़ना था, अपनों ने 33 को जोड़ लिया है, तो यहाँ पर एक अपनों ने ज़्यादा जोड़ लिया, तो वापस आप यहाँ से एक कम कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 766 इसका आंसर हो जाता है। एक मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर जोड़ने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जो क्वेश्चन था। फटाफट देखिएगा और हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। आप वीडियो को रोककर आराम से वीडियो को एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन ये था, यदि दो संख्याएं 17:19 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम कितना है 646 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो आप एक बात को समझना, यहाँ पर एलसीएम दिया है, क्या दिया है, एलसीएम दिया है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज जो यहाँ पर जो दी हुई संख्याएं हैं इनसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ये वाली। अब यहाँ पर तो आपको लघुत्तम पूरा दिया है और यहाँ पर संख्याएं अनुपात में दी हैं, तो बात को समझना, जब भी किसी भी संख्या की अपन बात करते हैं मतलब संख्याएं अनुपात में है, मतलब यहाँ से आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल रखा है, मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, एक संख्या 17 है, एक संख्या 19 है, और उसमें से मैंने बोल दिया x को बाहर निकाल रखा है। जब सभी का गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 646 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, 646। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान आपको निकालना है 646 है, बटे में कितना आ जाएगा 17 गुणा 19। जब आप इसको भाग दोगे तो आपको जो x का मान मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, संख्या, जो भी यहाँ पर x का मान, देखो यहाँ पर गुणा पूरा ही बता देता हूँ। यहाँ पर कितना है 646 है, यहाँ पर 17 गुणा 19 करते हैं तो यहाँ पर कितना मिलता है आपको 323 प्राप्त होगा। जब आप इसको काट दोगे तो कितनी बार में काटोगे, 2 बार में, यानी आपको x का मान कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। जब आपको x का मान 2 मिल चुका है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपनों ने क्या किया था, x से गुणा, मतलब इसमें भी x से गुणा करना है, इसमें भी x से करना है। तो जब 17 का गुणा 2 में कर दोगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी एक संख्या तो हो जाएगी 34, 19 दूनी 38, मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 38, और यही आपका आंसर है। एक संख्या तो कितनी है 34 है, एक संख्या कितनी है 29 है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब कुछ यहाँ पर मैंने बोला था कैलकुलेशन कुछ अगर बड़े कैलकुलेशन होंगे ज़्यादा समय सरी के तो वो आपको करने होंगे, यहाँ पर मैं उनको छोड़ दूंगा, सीधा ही आंसर इसका लिख दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ दूध और पानी है ना। चलो दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है। मतलब देखो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, देखो कैसे, यहाँ पर उसने बोला क्या है, दूध और पानी के मिश्रण में 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से, ये लीटर है, ये दूध पानी से 55 लीटर 5 लीटर अधिक है, ठीक है। इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब दूध और पानी का नया मिश्रण क्या होगा। ये 55 लीटर का मिश्रण है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, बात हो रही है मिल्क की और वाटर की बात हो रही है। इसमें ज़्यादा कौन है, कौन ज़्यादा है, यहाँ पर समझना। 55 लीटर में कौन ज़्यादा है, दूध कितना ज़्यादा है, 5 लीटर ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो 55 आपका दिया है उसमें से पहले मैं इस दूध वाले 5 को हटा देता हूँ। जब हटा दूंगा तो टोटल मिश्रण रह कितना जाएगा 50। अब ये बराबर भागों में बटेगा तो इसके बराबर अपन रखते हैं, मतलब आपका मिल्क कितना हो जाएगा
25 आपका मिल्क हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा 25, यानी पानी भी कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पर अपने ने किसको हटा दिया था, जो उसने बोला था मिल्क ज़्यादा था, अपने मिल्क हटाया था, तो मिल्क को दोबारा अपन 5 उसका 5 दे देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 30 और इधर कितना हो जाएगा 25। जैसा बोला था वैसा हो चुका है। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में 5 लीटर दूध ज़्यादा है। अब देखो अगर पानी 25 है तो 5 ज़्यादा दूध कितना हो चुका है 30 हो चुका है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है पानी में अगर 5 जो पानी की मात्रा है उसके अंदर 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए। चलो मिला देते हैं 5 लीटर और पानी, तो पानी हो जाएगा 30 और दूध पहले से कितना था 30 था, तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल मिश्रण 55 लीटर है, उसमें दूध की मात्रा कितनी ज़्यादा है 5 लीटर, तो पहले से ही मैंने उस 5 लीटर मात्रा को हटा दिया है, मतलब अपने पास मिश्रण बना कितना है 50 है। दोनों को बराबर बांट लो, जिसका जो ज़्यादा था उसका दोबारा दे दो, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब आपका दूध कितना हो जाएगा 30 और पानी कितना हो जाएगा 25। फिर उसमें बोला गया है 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 25 में 5 लीटर पानी मिला देंगे 30 हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा 30, दूध भी हो जाएगा 30, दोनों को अपन काटेंगे तो नया अनुपात क्या बनेगा 1:1 बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 5 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें आंसर कुछ अलग आएगा और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कुछ अलग हैं, तो थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसके आंसर दिए हैं 35 दिए हैं, 35.7 दिए हैं, ऐसा कुछ करके दिया है। तो देखो इसका अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक मिश्र धातु में, देखिएगा क्या दिया है, एक मिश्र धातु में 14% निकल है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं 14% निकल की बात करते हैं, तो समझिएगा मतलब आपके पास मिश्रण चाहे कितना भी है, उस जितने सारा जो भी मिश्रण है उसमें निकल कितना है 14% है। आपसे पूछा गया है 54 किलोग्राम निकल प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। बोलने का मतलब है अपने को पता नहीं है, बाकी जितना सारा भी मिश्रण होगा उसमें से 14% अपन हटाते हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए 54 किलोग्राम प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया मिश्रण कितना है अपने को पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मिश्रण टोटल अपन बना देते हैं। मैंने क्या बोला, 1 किलोग्राम मिश्रण है, उसका 14% क्या प्राप्त होना चाहिए 54 प्राप्त होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है जितना सारा मिश्रण है उसका 14% क्या है 54 मिलना चाहिए। तो आपको x का मान ही तो चाहिए था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 54 बटे क्या कर देंगे अपन 14 गुणा कैसे करोगे 100 से। जब इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा शायद लगभग 300 कुछ ऊपर लगभग इसका आंसर आएगा, वही आपका आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने पहले बोला था हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो गेहूं की कीमत 135 रुपये किलोग्राम, 165 रुपये किलोग्राम और गेहूं की तीसरी कीमत, मतलब बोलने का मतलब यह है यहाँ पर गेहूं के 2 प्रकार के भाव आपको दिए हैं। ये पहले प्रकार का गेहूं है, ये आपका सेकेंड प्रकार का गेहूं। एक है 135 रुपये किलोग्राम, एक है 165 रुपये किलोग्राम। दूसरा क्या दिया है, अगली बात उसने बोली है गेहूं की तीसरी किस्म को 7:9:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 145 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे किस्म गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलने का मतलब यह है कि पहला किस्म का जो गेहूं है 135 है, बाकी अनुपात में कितना है 7 है। दूसरे प्रकार का भाव में कितना है 165, बाकी अनुपात में कितना है 9 है। और आपका इसका आपको बताना है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, उसने दिया कितना है टोटल का भाव आपको दिया है। क्या दिया है, टोटल का भाव दिया है। तो आप देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन यहां पर करना है। देखिएगा टोटल आपके पास गेहूं की मात्रा कितनी हो चुकी है 7 और 2 9 और 9 कितना हो चुका है टोटल, कुल कितने हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिएगा
कुल कितने हो चुके हैं 18 किलोग्राम, मतलब अनुपात में कितने हो चुके हैं 18 अनुपात हो चुके हैं, या आप किलोग्राम में मानना चाहो तो मान सकते हो। टोटल कितने हैं यहाँ पर 7, 9, 16 और 2 कितने 18 हैं। इन टोटल सभी का मिलाने के बाद भाव क्या हो जाता है 145। तो यहाँ पर आप लिखोगे 145 से आपको गुणा करना है। यहाँ जब आप 145 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी, अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 135 रुपये किलोग्राम के गेहूं कितने हैं 7 किलोग्राम। जब 7 का गुणा आप काय में कर दोगे 135 में करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगला कौन सा है 165 रुपये किलोग्राम, और इनकी मात्रा कितनी है 9 अनुपात है। तो 165 में आपको गुणा काय से करना है 9 से आपको गुणा कर देना है। अब यहाँ पर आपका कुल मिल जाएगा। जब आपको कुल मिल जाता है तो इस कुल में से यहाँ पर जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी इन दोनों को जोड़कर इसमें से जब आप घटा दोगे यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो भी आएगा इन 2 अनुपात का आंसर प्राप्त होगा। कितना होगा 2 अनुपात का आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 90। तीसरे प्रकार के जो गेहूँ हैं इनकी कीमत आपको मिलेगी 90 रुपये प्रति किलोग्राम। 90 रुपये प्रति किलोग्राम आपको इनकी कीमत मिल जाएगी। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कैलकुलेशन आपको करना है और कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका 31 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में आया था। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है सचिन ने अपनी 5 पारियों में 52, 42, 16, 26 और 24 रन बनाए। सचिन की पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत के लिए आपको पता है सभी आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाता है सभी आंकड़े। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना होगा क्या, यहाँ पर आपने लिख दिया 52, 52 में आप जोड़ोगे 42 को, 42 प्लस लिख दोगे 16 को, 16 प्लस लिख दोगे आप 26, 26 प्लस आप क्या लिख दोगे 24। और कुल आंकड़े कितने हैं, यहाँ पर कुल आंकड़े कितने हैं 5 पारियाँ हैं। औसत का फार्मूला ही क्या होता है, यहाँ पर अपन औसत की बात करते हैं तो औसत का मतलब होता है कुल आंकड़े, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो सभी को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ चलो मैं बता देता हूँ 4 और 6 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा था तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 और 4 11, 1 12, 13 14, 15 और 1 16। तो यहाँ पर कितना हो चुका है योग 160 आएगा। आपको भाग देना है 5 से, 5 से भाग दोगे 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब औसत कितना हो जाएगा 32 आपका औसत हो जाएगा और यही आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है महेश 3 वर्षों के लिए 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल खरीदता है। लगातार 3 साल से खरीदता है। शुरू साल खरीदता है 8 रुपये की दर से, दूसरे साल 10 की दर से, तीसरे साल 12 की दर से वो खरीदता है और प्रत्येक वर्ष 2400 रुपये का खर्च करता है। कितना खर्च करता है 2400 रुपये का खर्च करता है। तो डीजल की प्रति लीटर औसत लगभग कितना होगा, मतलब तीनों साल का पैसा मिलाकर, तीनों साल का डीजल मिलाकर, कुल मिलाकर पूछा गया है कि सभी का मिलकर औसत मात्रा, मतलब औसत रुपये बताइए औसत कितना। अब देखो अपन बात करते हैं अगर वो 8 रुपये लीटर खरीदता है और हर साल 2400 का खर्चा करता है, पहले साल उसने किया 2400 का खर्चा, दूसरे साल भी उसने किया 2400 का खर्चा और तीसरे साल भी उसने कितना खर्चा किया 2400 रुपये का खर्चा किया, खर्च करता है। अब शुरू साल किस भाव से करता है 8 के भाव से, दूसरे साल 10 के भाव से, तीसरे साल किस भाव से करता है 12 के भाव से करता है। कि इसकी दर कितनी थी रुपये मतलब क्या भाव का था 12 रुपये प्रति लीटर। अब देखिएगा यहाँ से जब जैसे पहले साल उसने 8 रुपये लीटर में अगर डीजल लिया होगा तो उसने टोटल डीजल लिया कितना होगा 300 लीटर। जब 10 के हिसाब से लिया होगा तो कितना लिया होगा 240 लिया होगा। जब 12 के हिसाब से लिया तो कितना लिया उसने 200 लीटर लिया। मतलब अपन बात करें कि मात्रा में टोटल उसने कितना डीजल लिया है 300 और 240, 540 और 200 कितना हो जाएगा 740 लीटर उसने टोटल डीजल लिया। अब 2400 उसने शुरू साल लगाए थे,
कितने लगाए थे? 2400 रुपये उसने शुरू वर्ष लगाए, दूसरे साल भी 2400 लगाए, तीसरे साल भी 2400 रुपये लगाए, मतलब 740 रुपये लीटर का जब उसने डीजल खरीदा तो उसने टोटल पैसा खर्चा कितना कर दिया था? 24 दूनी 48 और 24 दिया कितना? 72। कितना हो जाएगा? 7200 रुपये का उसने खर्चा किया और कितना डीजल लेकर आया? 740 लीटर डीजल लेकर आया। तो जैसे आप यहाँ पर आप भाग दोगे 7200 में 740 से भाग दोगे तो यहाँ पर आपको जो भी संख्या प्राप्त होगी वो आपका क्या हो जाता है? औसत प्राप्त हो जाएगा और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपने को जाना है 10 पे। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सारे के तरीके देख लीजिएगा। अब जिसने भी 2022 के अगर सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं तो मैं इस बात का वादा करता हूं उसको कांस्टेबल से कोई नहीं रोक सकता है। जितने सारी वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसको फायदा होगा। 2022 के सारे पेपर आपके सिलेक्शन का मुख्य भाग बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या था? एक वार्षिक परीक्षा में कक्षा 11 के 2 अनुभाग ए और बी के अंग्रेजी के औसत अंक कितने हैं? 85 हैं। अनुभाग ए के औसत अंक कितने हैं? 89.5 हैं। अनुभाग बी के औसत अंक कितने हैं? 83 हैं। अनुभाग ए और बी के छात्रों की संख्या बताइए। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको पता लग जाना चाहिए। अगर अलग अलग दो भाग दिए हैं, एक तो अलग यहाँ पर दिया है, अलग अलग 2 भाग दिए यहाँ पर और एक दिया यहाँ पर, और दोनों का मिलके कितना दिया है? 85। जब भी ओवरऑल की बात होती है, सभी मिलकर बात होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सीधी सी बात है, ओवरऑल की बात होती है तो यूँ मान के चलिए 100% मिश्रण लगाइए, आपका आंसर बनेगा। देखो अनुभाग ए में, अनुभाग ए की उसने बोला है, देखिएगा अनुभाग ए की उसने बोला है तो अनुभाग ए का औसत अंक कितना है? 89.5 है। अनुभाग बी का औसत अंक कितना दिया है? अनुभाग बी का दिया है 83 दिया है। दोनों का मिलके, मतलब दोनों का मिलके कितना दिया है? यहाँ पर दोनों का मिलके कितना दिया है? 85 दिया है। तो मैंने क्या लिख दिया है? 85 लिख दिया। अब मिश्रण लगाना है, मतलब आपको यहाँ से घटाइए, तिरछा घटाइए, जो भी आप घटाने के बाद जो आपका अनुपात बनता है वो हमेशा मात्राओं का अनुपात बनता है। और आपसे पूछा भी क्या है? उन छात्रों की संख्या बताइए, यानी उनकी संख्याओं का अनुपात आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आप देखो 89.5 में से 85 को जब हटाओगे तो आपको मिलना कितने वाला है? 4.5 यहाँ से मिल जाता है। ये मैंने दोनों को घटा दिया है। जब यहाँ पर 85 और 83 को घटाते हैं तो कितना मिलता है? 2 मिलता है। यहाँ से मैंने दशमलव को हटाया तो 1 0 इधर आ जाएगी। मैं इसको काट लूँ 5 से तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 9 में 45 हो जाएगा, यानी आपका आंसर ही क्या हो जाएगा? 4:9 आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसान पेपर थे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस प्लस तो मिस्टेक तो नहीं है? हाँ, यहाँ पर प्लस है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर है प्लस। ठीक है, बार वाइट पेन ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है? प्लस है। आपको प्लस लगा के यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे, सबसे पहले किसको? कोष्टक को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 5 अंगे कितना हो जाता है? 30 और आपको जोड़ना है 2 को, कितना हो जाएगा? 32। 5 अंगे 30 और 2 32। इधर कितना है? 40 माइनस 32। जब 40 में से 32 को जब आप हटा दोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाता है? 40 में से 32 जाएगा, 8 प्राप्त होगा और यही आपका क्या है? आंसर हो जाता है। सबसे पहले गुणा करना है, 6 पंज 30, 30 और 2 हो जाएगा 32, 32 को 40 में से माइनस करोगे, आंसर कितना? 8 आपको प्राप्त होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे जाता है। देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इसमें प्लस माइनस देख लेते हैं। माइनस 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 माइनस, सारे माइनस। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कोष्टक को सोल्व करना है। अब तो यहाँ पर सब कुछ माइनस प्लस है ना। अब देखो ये प्लस का 3 है,
ये माइनस का 3 है तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 और 3 कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। जब ये माइनस यहाँ पर अंदर जाएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 9 आपके साथ, सॉरी 9 तो यहाँ पर पहले से था, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 9। जब 4 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर देखो आपका कितना है, 5 माइनस इस कोष्टक के अंदर क्या हो चुका है, जब 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। जब माइनस का 5 हो जाता है, जैसे ही माइनस का 5 होगा तो यहाँ पर ये वापस अंदर जाएगा तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5, यानी आपका आंसर कितना हो जाता है, 10, और यही आपका आंसर। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है एक दुकानदार 250 रुपए में कुछ बैग खरीदता है। कितने रुपए में, टोटल एक दुकानदार 250 रुपए में जितने भी वो लाया होगा, 2 बैग 5 बैग 10 बैग अभी को अपने को पता नहीं है, खरीदता है। वह 16% बैग पर 16% लाभ पर बैग का 3/4 हिस्सा बेच देता है। उसे शेष बैग को कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल 14% का लाभ हो। अब देखो यहाँ पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई भी अंश और हर वाली संख्या आ जाए, जैसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, उसने कितने बैग को वो बेचता है, 3/4, यानी कुल मिलाकर जैसे मैंने 3/4 लिखा, मतलब जो बटे में होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। बोलने का मतलब ये है कि कुल बैग कितने लाया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने बैग लाया, वो कुल बैग लाया था कितने, 4। उसमें से उसने बेचे कितने, 3 उसने बेच दिए। कितने बेच दिए, 3 उसने क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। जब 3 उसने बेचे हैं, कितने लाभ पर बेचे हैं, 16% लाभ पर बेचे हैं। 16% मतलब कितना प्रतिशत पैसा उसने कमा लिया है, 16 कितना, 48% का मुनाफा तो उसने ले लिया है। टोटल मुनाफा लेना कितना है, 14%। मतलब टोटली 4 पर उसको लेना कितना है, 14% प्रत्येक पर लेना है, तो उसको लेना कितना प्रतिशत था, 56% का मुनाफा लेना था। 48 का उसने ले लिया है। 4 में से 3 बैग बेच दिए हैं तो बचा सिर्फ एक बैग बचा है, उसको कितने पर बेचेगा, 56 में से अपन को किसको माइनस करना है, 48 को माइनस करना है, तो अगले वाले बैग को कितने भाव पर बेचना पड़ेगा, 8% पर बेचना पड़ेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको भी निकाल देते हैं। आज ठीक था। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है 13, 22 और 5 का चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात कीजिए। आपके पास पहला दिया है, देखो जैसे उसने बोला है कि आपको चौथा ज्ञात करना है, मतलब पहला आपको दिया है, दूसरा आपके पास है, तीसरा आपके पास है, आपको ज्ञात कौन सा वाला करना है, चौथा वाला आपको ज्ञात करना है, चौथा अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, हमेशा इसका लिखने का तरीका होता है, जैसे देखो ए अनुपात ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात क्या हो जाता है डी। मतलब ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पर देखो मैं मान रख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 13 अनुपात 22 रखा, समानुपात लगा दिया, तीसरा वाला क्या दिया है, 5 दिया है, चौथा आपको ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करना है, इसका मतलब होता है 13 बटे कितना दिया उसने, 22 दिया, बराबर में क्या लिखा है, 5 बटे चौथा आपको ज्ञात करना है, डी वाला ज्ञात करना है। जब इस 5 को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, या फिर डी को इधर लेके जाओ, सारा कुछ उधर कर लो। मैं डी को इधर लेके आता हूँ तो डी तो इधर आ जाएगा बराबर में, 13 बटे में चला जाएगा, 5 तो इधर है ही सही है, 13 जाएगा बटे में, और ये 22 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, सॉरी 22 है, 22 उठ के यहाँ पर चला जाता है। तो आपका अनुपात, इसका आंसर ही क्या आ जाएगा, 22 पंजे कितना होता है, 110, और ऑप्शन यही थे, और इसका आंसर ही क्या है, इसके ऑप्शन देखो सुना देता हूँ। इसके ऑप्शन थे 286 बटे 5 है, दूसरा ऑप्शन है 286 65 बटे 22 है,
तीसरा है 110/13 और चौथा ऑप्शन था 85/22 है। तो यही ये सारे इसके ऑप्शन थे। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है, देख लीजिएगा यहाँ पर डिवाइड है। देखो अब यहाँ पर इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अब कहीं पर आपको जब कोष्टक नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कोष्टक नहीं दिखाई दे रहा तो या तो आप इसको पहले सोल्व कर लो या इसको कर लो, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे लिखते लिखते आइए, देखिएगा मैंने क्या लिख दिया 576 लिख दिया, प्लस मैंने लगा दिया, गुणा करना है, तीनों 5 15, 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा 180 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। इन सभी सारे को आपको जोड़ना है। बटे में क्या चल रहा है, 1 से आपका चल रहा है। मैंने लगा दिया बराबर, इधर आपको भाग देना है तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19 हो जाएगा, बचेगा कितना 19 से कम 19, 7 बचेगा तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। सॉरी हाँ ठीक है, 19 चौक 76 हो जाएगा। दशमलव में कितना है 1.5 है, यहाँ पर प्लस है। इसको अपन जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 576 प्लस 180 प्लस 13 बटे में कितना है 1 से है, बराबर में कितना है 14 में आप 1.5 को जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 15.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको x का मान ज्ञात करना है तो देखिएगा यहाँ पर सभी को आपको जोड़ना है। ये इधर बटे में आ जाएगा तो सभी को अपन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 8 कितना हो जाता है 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब इन सभी का योग कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आप लोगों ने 769 लिख दिया। अब आपको भाग कहीं से देना है 15.5 से भाग देना है तो आपको क्या मिल जाता है x का मान मिलता है। जो भी आपको भाग देने पर आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाता है x का मान और वही आपका होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक थी, आंसर कुछ अलग बता रहा था, क्वेश्चन कुछ अलग था। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपके सामने ये है 13 आदमी एक इमारत में बिजली फिटिंग को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 31 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास मजदूर, काम, दिवस ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा आपका जितने सारे मेन होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं। अगर बात दिवस की, डेज की होती है तो वो ऊपर आएंगे। बात अगर यहाँ पर प्रत्येक घंटे की बात होगी तो भी ऊपर आएगा। यहाँ पर सीधी सी बात है, सिर्फ काम को छोड़कर सारी चीज़ें हमेशा कहा जाती हैं अंश में लिखना होती हैं, बाकी सारी चीज़ें कहा जाती हैं हर में। काम हमेशा हर में लिखना है और जितने मजदूर दिए हैं, समय दिया है, सारा कुछ आपको अंश में लिखना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या उसने बोला है, क्या बोला है 13 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 27। अब ऐसा नहीं बोला है कितनी बिल्डिंग है, अपने को पता नहीं तो मैंने क्या बोल दिया है एक बिल्डिंग का काम कितने दिन में कर देते हैं 27 दिन में कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो बताइए 31 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन आपको इसमें बताने थे। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 गुणा 27 करना है, बटे में कितना आ जाएगा 31 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलो सर उसमें पानी पिला दो यार, 1 मिनट। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन ये था, यदि आधार 13.8 आधार कितना दिया है 13.8 दिया है और ऊंचाई कितनी दी है 9.5, तो
त्रिकोण का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। त्रिकोण का क्षेत्र का मतलब यह हुआ है कि आपसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो सीधी सी बात है अपनों ने कौन सा त्रिभुज बना लिया है, समकोण त्रिभुज अपनों ने बनाया है। इसका आधार कितना दिया है, देखिएगा आधार कितना दिया है। जब इसके आधार की अपन बात करते हैं तो आधार दिया कितना है, 13 दशमलव कितना दिया है, 8 दिया है। ऊंचाई कितनी है आपके सामने, ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है, 9.5 है। और यहाँ पर ऐसे लाइन आपने कर्ण बना दिया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको मान रखना है 1/2 गुणा आप क्या दिया है, आधार कितना दिया है 13.8 दिया है, गुणा कितना है 9 कितना है 5 है। तो इन सभी का आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। अब चाहो तो देखो इसका एक तरीका बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी बार से पॉइंट वाली संख्या आ जाए तो इसका तरीका ये होता है कि अपन कोशिश करो कि पॉइंट को पहले ज़्यादा से जितना हटा सकते हो उतना हटा लो। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, 1/2 था, गुणा लिखा मैंने कितना है 13.8 है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ 138 बटे क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 95 बटे क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। अब आपको इसको काटना है, इसको काट लो, भाग देना है, 2 से भाग दो, 2 7 14, 2 9 18। अब जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा आपस में कर लेते हो, बटे में जितनी जीरो आपको दिखाई देती हैं तो आप उसका पीछे से 2 संख्या छोड़कर आप दशमलव इसका लगा सकते हो। इन दोनों का गुणा करिएगा, जो भी आपका आंसर आए उसके 2 दशमलव छोड़कर दशमलव लगाइएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और कैलकुलेशन आपको करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था एक सर्कल की त्रिज्या की गणना करें यदि सर्कल का क्षेत्र कितना दिया है 230 दिया है, कितना दिया है 230 दिया है। देखिएगा एक सर्कल की त्रिज्या की गणना करें यदि सर्कल का क्षेत्र कितना दिया है 230। मतलब बोलने का मतलब यह है, ये जैसे ही मैंने एक सर्कल बनाया है इसका क्षेत्र कितना दिया है, मतलब इसके अंदर जो पूरा ये इतना सारा भाग है ये पूरा कितना हो चुका है 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर नहीं है, ये 2 आपका यहाँ पर है, स्क्वायर में है 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वृत्त के अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त है, इसको देखो इतने वाले भाग को क्या बोलते हैं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये इतना सारा जो भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं। जब इसमें अपन त्रिज्या से गुणा कर देते हैं, काहे से गुणा कर देते हैं, त्रिज्या से गुणा कर देते हैं, तो आपका क्या मिल जाता है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आर का आर में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर। शायद ये कलर नहीं देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, इसको चेंज कर देते हैं, यह हो चुका है कलर चेंज, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो वृत्त है उसके वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है 200, कितना दिया है 230 दिया है। और फार्मूला क्या है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको और आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितना 230 लिखा, इधर बराबर से इधर आ जाएगा तो 7 इधर जाएगा, 22 इधर जाएगा और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर मैं इसका पूरा आपको आंसर लिख के बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। देखिएगा PDF में भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। चलो अब आंसर देखिएगा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है तो इसका आंसर जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो उसका आपका आंसर मिल जाएगा। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने को कौन सा लेना है, 19 लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक पक्ष की लंबाई कितनी है 8.2 सेंटीमीटर है, तो घन की सतह का क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो घन की सतह क्षेत्र की गणना करना है।
जितनी सारी घन की जितनी सारी सतह हैं उन सभी की वो बात कर रहा है कि उसका क्या ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर उसने घन की बोला है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बना दिया है घन, मैंने बना दिया, ये रहा आपके सामने घन, ये मैंने घन बनाया है। अब उसका बोलने का मतलब ये था कि इसकी जितनी सारी सतह हैं, जितने सारे पक्ष हैं जिनकी लंबाई कितनी है 8.2, यानी मैंने बोल दिया इसकी चौड़ाई कितनी है 8.2, इसकी लंबाई भी कितनी मैंने बोल दी 8.2, इसकी ऊंचाई मैंने कितनी बोल दी 8.2, मतलब सारी भुजाएं इसकी कितनी हैं 8.2 हैं। तो घन के सतह क्षेत्र की गणना करना है, सतह क्षेत्र की गणना की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसकी जो सतह है, एक सतह कौन सी है, यहाँ पर ये वाली सतह है, एक सतह कौन सी है, ये है। जितनी सारी इसकी सतह हैं, तो एक घन में सतह कितनी होती हैं 6 सतह होती हैं। और घन का क्षेत्रफल का एक आयत जो आपका जो होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक जो वर्ग बन रहा है, इस वर्ग के मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 8.2 गुणा 8.2 लिखा, उसमें आपको गुणा कैसे कर देना है, जितनी सारी सतह हैं उससे गुणा कर दोगे। यानी कुल मिलाकर ये बोलने का, पूछने का मतलब ये था कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होता है। चलो देखिएगा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप, मैंने अभी बताया था, इसको छोटा करना चाहो तो आप छोटा करना सकते हो, या फिर सीधा ही लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आप 82 का स्क्वायर, 82 का गुणा करोगे 82 में, फिर गुणा करोगे 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर इसका क्या मिल जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इसका कैलकुलेशन करिएगा, उसमें 100 से भाग दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपको करना है, ये बात पहले बोल चुका हूँ। कांस्टेबल में एग्जाम में समय कम है, सारा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको भी साथ में थोड़ी मदद करनी होगी, कैलकुलेशन आपको भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, कोई समस्या नहीं है, आप पूरा कैलकुलेशन बताइए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन के पूरे सोल्यूशन आपको, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको करके दूंगा। अब यहां पर समझना, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या में कौन 91 से विभाज्य है। अब आपको यहां पर देखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, तो 91 के दो अपन क्या कर देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं, इसके 2 गुणनखंड कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसका गुणनखंड लिख सकता हूं मैं 13 गुणा 7। क्या लिख दिया मैंने, 13 गुणा 7 लिख दिया। 13 7 कितना, 91। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या देख लो जो 13 से भी विभाज्य हो जाए और 7 से भी विभाज्य हो जाए। इसके लिए आपको फिर एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, 7 के विभाजिता का नियम। 7 का विभाजिता का नियम ये कहता है, जब कोई भी संख्या आपके सामने है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये वाली ले लो, अगर कोई भी संख्या आपने ली है, उसके आपको राइट हैंड साइड से, राइट साइड से 3 अंक का एक जोड़ा बनाना है, बाकी जो संख्या है उन दोनों का अंतर लेना है। अगर वो 7 से विभाजित हो जाता है तो वो सारी ही संख्या कहाँ से विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित आ जाती है। अगर वही संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या कहाँ से विभाजित हो जाएगी, 13 से। अगर 13 और 7 दोनों से विभाजित हो जाती है, मतलब वो संख्या कहाँ से विभाजित हो जाती है, 51 से विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लास्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, लास्ट का 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया, कितना हुआ 728। आगे और कितनी संख्या बची पड़ी है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 400 क्या लिख दिया, 55 लिख दिया। इन दोनों को मेरे को घटाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। 12 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब देखो, आप 7 से भाग दे के देख लो कितना हो जाता है, 7 7 दूनी 14, 7 21। भाई 7 3 बार में 21 मिला, बचा कितना, 6। 7 9 में कितना होता है, 63। यानी ये कितनी बार में भाग चला जाता है। देखो वो कोई जरूरी नहीं है कितनी बार में जाता है, सीधी सी बात है कि आपको देखना है क्या इसमें भाग जा रहा है 7 से, हाँ इसमें 7 से भाग जा रहा है। आपको देखना है 13 से, 13 दूनी कितना होता है, 26, बचा 1, 13 1 कम कितना, 13। मतलब इसमें भाग 7 से भी भाग जा रहा है। कैसे, देखिएगा इसमें भाग 7 से भी भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित हो रही है, ये संख्या 13 से भी विभाजित हो रही है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि जो 455
728 हैं, ये संख्या 51 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसे ही आप अगली संख्या लेके आप देखिएगा, ऐसी शायद क्या करें, पहली बात तो यह है कि अगर ये आंसर सही है तो ऐसी कोई सी भी संख्या इनमें से नहीं है जो काय से विभाजित हो जाएगी, 13 या 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकता है, अगर 7 से हो जाए तो फिर 13 से नहीं होगी, हो सकता है कोई 13 से हो जाए तो फिर 7 से विभाजित नहीं होगी, ऐसी संख्याएं सारी बाकी होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 21 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर आपको a और b का मान रखना है और यहाँ पर अगर 18 से विभाजित किया जाए तो a और b का मान आपको बताना है। यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्याएं रख सकता हूँ कि जब इसको रखने के बाद 18 से वो संख्या विभाजित हो जाए। देखिएगा अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 18 के मैंने 2 गुणनखंड कर दिए। क्या कर दिए, 6 गुणा मैंने क्या लिखा, 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, 6 गुणा 3 लिखा। तो यहाँ पर देखिएगा इन सभी का अपन योग करते हैं, सभी का योग करेंगे। 4 एक कितना हो जाएगा, 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब देखो 32 में अपन, अब यहाँ पर 3 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है, जितनी सारी संख्याएं होती हैं अगर सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या कैसे हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती हैं। 32 आया योग, इसमें अगर मैं 3 से भाग दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 नाम 30 हो जाता है। 2 मेरे पास बचा है, भाग पूरा नहीं गया है। अगर यहाँ पर 33 होता, अगर यहाँ पर 33 होता और मैं 3 से भाग देता तो क्या भाग जाता कि नहीं जाता, 11 बार में पूरा भाग चला जाता, बोला जाता 11 बार में भाग पूरा चला जाता। अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया अगर 34 होता, अगर 34 होता, अगर 3 से भाग देता हूँ तो भाग नहीं जाता। अगर यहाँ पर योग 35 होता और 3 से भाग देता हूँ तो नहीं जाता। अगर योग यहाँ पर कितना होता, 36 होता और मैं 3 से भाग दूँ, कितना होता, योग 36 होता और मैं 3 से भाग दूँ तो कितनी बार में भाग चला जाएगा, 12 या 36, 12 बार में पूरा भाग चला जाएगा। अगर मैं इसी 36 की बात करूँ, इन संख्याओं का कोई रोल नहीं है, देखो इसी अगर मैं 36 की बात करूँ, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 36, इसमें मैं 3 से भाग देखना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया 36, इसमें 6 से देखना चाहता हूँ, तो 3 से बात 36 में भी भाग चला जाता है, 6 से 36 में देते हैं तो भी भाग चला जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसी संख्याएं होनी थी जिनका योग कितना आना था, 36। अभी तक अपना योग कितना आया था, 32 योग आया था। मतलब या तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, या यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो। मतलब कुल मिलाकर ए और बी का योग कितना आना चाहिए, 32 और 4 कितना होता है, 36। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाता है कि ए और बी का मान कितना आना चाहिए, योग कितना आएगा, 4 आएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। चलो इसको देख लो। हाँ, यहां पर क्वेश्चन दिया है 100 लड़कों और लड़कियों के बीच 312 रुपए की राशि इस तरह विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिलते हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब भी आपसे ओवरऑल की बात करें या अलग अलग की बात करें, मतलब बोलने का ये था कि यहाँ पर प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं बॉयज़ की, तो प्रत्येक लड़के को कितना पैसा मिलता है, 3.60। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रत्येक लड़की को कितना पैसा मिलता है, तो प्रत्येक लड़की को पैसा मिलता है 2.40 और सभी को मिलकर पैसा कितना मिलता है, 312 रुपए। और कितने टोटल हैं, 100 लोग हैं, तो सभी को मिलकर पैसा कितना मिलता है, 3.12 रुपए सभी को मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मिश्रण लगाना है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इन दोनों को घटा देना है। 60 में से 12 जाएगा, बचेगा कितना, 48 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं, सीधा ही आपका क्या बच चुका है, 48 दशमलव क्या बच चुका है, 48 बच चुका है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, दशमलव कितना बचेगा, 72 बचेगा। कितना बचेगा, 0.72। यहाँ से मैंने पॉइंट को इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, भाग दे लो। 12 चौक कितना होता है, 12 से क्यों 24 दे लो ना, 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया कितना होता है, 72। मतलब कुल मिलाकर ये जो अनुपात मिला है, लड़कों का अनुपात कितना है, 3 है, लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है। ये अनुपात जब आपको मिल चुका है तो देखिएगा यहाँ पर टोटल मिलाकर अनुपात में लोग कितने हैं, देखो
टोटल मिलाकर अनुपात में लोग कितने हैं, 3 और 2 कितने हैं, 5 हैं। वास्तव में कितने हैं, 100 हैं। 5 अनुपात बराबर 100 के, तो 1 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। जब 1 अनुपात बराबर 20 है तो लड़के कितने हैं, 60, तो लड़के हैं। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कितनी हैं, 40 हैं। और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। चलो यहां पर क्या दिया है, एक कमरा घन के आकार में है, एक कमरा घन के आकार में है। चलो बना दो, घन बना दो। ये मैंने बना दिया, एक कमरा घन के आकार में है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बन जाए, ध्यान रखिएगा। एक कमरा घन के आकार में है, उसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ी। अब देखो सबसे लंबी छड़ी मतलब कहाँ से मैं रख सकता हूँ, इस कोने से रखना चाहूँ तो मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, इस कोने तक रख सकता हूँ। सबसे लंबी छड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 12 रूट कितनी है, 3 है। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इस वाले फर्श का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नीचे जो आपके फर्श हैं उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जब घन की है, ये आपका क्या हो चुका है, विकर्ण हो चुका है। और घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3a होता है। क्या होता है, √3a। और वास्तव में विकर्ण कितना दिया है, 12 रूट कितना दिया है, 3 दिया है। √3 से तो √3 खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये अपनों ने फोटो बनाया था तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी ये भुजा भी 12 है, ये भुजा भी 12 है, ये 12 है, ये 12, सभी भुजाएं 12 हैं। आपसे पूछा गया है कि घन के उसका फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा हो जाएगा। मतलब आपका घन जो अब आपका होता है वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। 12 का गुणा अपन क्या कर देते हैं, जब 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, ये हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक कमरे के जो कमरा है उसमें एक सबसे लंबा बांस रखना है, तो एक कोने से अपन एक कोने की तरफ रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, ये बन चुका है एक विकर्ण, यहाँ से लेकर यहाँ तक विकर्ण बना है, जिसकी लंबाई कितनी दी है, 12√3 दी है। कितनी दी है, 12√3 दी है। और घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √3a होता है। क्या होता है, √3a होता है। अब फार्मूला हो रहा है √3a और वास्तव में विकर्ण कितना दिया है, 12√3 दिया है। तो √3 से √3 खत्म हो जाता है, मतलब घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब आपको चाहिए उसका फर्श का क्षेत्रफल, फर्श बोले तो उसका बोलने का मतलब है उसके वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 12 का गुणा 12 में किया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, सॉरी 24 की तरफ, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। चलो फिर आयत वाली बात आ गई। चलो यहाँ पर क्या बोला है उसने, क्वेश्चन ये था, एक आयताकार भूखंड, ये मैंने बना दिया, एक आयताकार भूखंड बना दिया है। क्या बना दिया है, आयताकार भूखंड। मैंने जैसे ही बनाया है ये बन चुका है एक आयताकार भूखंड। उसका बोलने का ये था, उसकी आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। कितना अधिक है, 60%। इधर देखिएगा, 60% का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3 क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, 3/5। जब 60% का मतलब आपको पता चल चुका है कि 3/5 होता है, तो यहाँ पर उसका बोलने का मतलब क्या था, भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। तो मतलब 60 अधिक है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी हो चुकी है, 5। इसकी लंबाई कितनी अधिक है, 3 अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर उसने क्या बोला, यदि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है, 30 है। ये अनुपात में लिखा था, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 5 और 8 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। वास्तव में अंतर कितने का दिया है, 30 का, यानी 3 बराबर 30 के हैं। तो 1 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। जब 1 अनुपात बराबर 10 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 80। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सॉरी 50 हो जाएगी।
कितनी होगी 50 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो 8/5 जो कितना होता है 40 और 2 0 मैंने लगा दी, तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा 40,000। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलो देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा अगला प्रश्न। ए तथा बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखो इधर देखिएगा, ए तथा बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। बी तथा सी 36 दिन में करते हैं, बी तथा सी 36 दिन में करते हैं। फिर यदि क्या, फिर उसने क्या बोला, तथा सभी तीनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम का 1/3 भाग, मतलब जो भी काम होगा उसका 1/3 काम बी उसको कितने समय में कर लेगा। यहां पर अपन इन सभी का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या ले सकता हूं, सही बना दे इसको, चलो देखो, या तो आप एलसीएम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप संख्या कौन सी, कुल मिलाकर इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें अपन 40 से भाग दे तो चला जाए, 36 से भाग दे तो चला जाए और 24 से भी भाग दे तो चला जाए। तो यहाँ पर मैंने वो संख्या क्या लिख दी है 360, यहाँ पर मैंने लिखी है, क्या लिखी है, जैसे ही मैंने 360 लिखी है, बोलने का मतलब ए और बी 360 काम को कितने दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, एक दिन में 9 काम करते हैं। अगर बी और सी 360 काम अगर 36 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 10 काम करते हैं। अगर ए बी सी तीनों मिलकर 360 काम को 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 15 काम करते हैं। जैसे ही अपनों ने यहाँ पर लिखा, मतलब यहाँ पर जो लिखा है ना, ये इसकी क्या मिल जाती है कार्य करने की क्षमता। ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आई है 9, बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 10, ए बी सी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 15 है। आपसे पूछा है बी का, अगर यहाँ पर आपके पास, अगर यहाँ से मैं ए बी सी की कार्य क्षमता में से ए बी की क्षमता को हटा दूँ तो मेरे पास क्षमता किसकी आ जाएगी, देखिएगा मैं पूरा लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 15 है। यहाँ पर ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 9 है, तो मैंने लिख दिया 9। अगर इसको माइनस करना है तो माइनस, ये खत्म, बचा कितना मेरे पास सी बचा है, 15 में से 9 गया, बचा कितना सी है, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी हैं। अब यहाँ की अपन बात करें बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 10 है, उसमें से मैं सी की कार्य क्षमता हटा लूँ यानी -6 को हटा दूँ तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आपको मिल चुकी है बी की कार्य क्षमता। आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा है, बी अकेला पूरे काम का 1/3 भाग, टोटल काम कितना है 360, इसका 1/3 कितना होता है 120 होता है। यह काम किसको करना है बी को करना है। बी की क्षमता कितनी है 4 है, 4 से आप भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30 दिन आपका आंसर आ जाता है और यही आपका क्या है आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन क्या दिया था, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर कितना प्राप्त होता है 21 प्राप्त होता है। मतलब बोलने का ये था कि यहाँ पर देखिएगा, बोलने का मतलब क्या था, यहाँ पर मैंने क्या ली संख्या ले ली है। जैसे ही मैंने संख्या ली है, किसी संख्या मैंने बोल दिया x, उसको क्या करना है जोड़ना है। क्या जोड़ना है 1/2 जोड़ना है। जैसा बोला वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ।
जोड़ दिया जाए और योगफल में जोड़ने के बाद कितना से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या बताइए, वैसा उसने पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप चाहो तो लिख लो 2 का गुणा एक, यहाँ पर एलसीएम 1 मान लो, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा 2, इधर हो जाएगा 2 से गुणा कितना हो जाएगा 2x, इधर कितना हो जाएगा 1, और गुणा आपको कहीं से करना है 3 बराबर कहीं के हैं 21 के हैं। 3 से आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस में कितना है 3 है, बटे में कितना है 2 है, ठीक है, बराबर में कितना है 21। 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 42 में से 3 को माइनस करना है, 6x बराबर 21 दूनी 42, वो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो बचेगा कितना 39 बचेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 39 बटे कितना हो जाएगा 6। इसको काटना चाहो तो 3 से काट लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इसको काटेंगे 3 एकम 6, 3 3 9, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 बटे 2, या आप क्या लिख सकते हो 7.5 भी इसको लिख सकते हो, 7 दशमलव कितना, सॉरी 6 दशमलव क्या लिख सकते हो 5, इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, यदि किसी संख्या में 1 बटे 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, हमने 1 बटे 2 को जोड़ लिया, 1 बटे 2 को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर कितना प्राप्त होता है 21 प्राप्त होता है। x मैंने मान लिया है, उसमें 1 बटे 2 को मैंने जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 1 बटे 2 अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इधर 2 से गुणा इधर हो जाएगा, 1 का इधर होगा ही सही, तो 2x हो जाएगा, प्लस कितना 1 है, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब उसको 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6x, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बटे में 2 है, 21 दूनी कितना होता है 42, 2 से गुणा किया 42, 3 को उधर लेके गए माइनस हो जाएगा, इधर लिखा है कितना है 6x, x को मैं इधर ही रखता हूँ तो 39 में अपन भाग देंगे 6 से, एक बार और मैंने 2 से इसको काट लिया तो 13 बटे कितना हो जाएगा 6, और यही आपका सीधा ही क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या कितनी है 13 बटे कितना है 6 है, 13 बटे सॉरी 2 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ये यहाँ पर 7 है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 90 साल है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने होता है तो कभी भी अनुपात को अपन बदल नहीं सकते हैं, जो भी आपके आयु का योग है उसको अपन कम या ज्यादा अनुपातों के अनुसार कर सकते हैं। देखो यह अनुपात कब का दिया है 7 साल बाद का, कब का दिया है 7 साल बाद का, और आयु का योग कब का है अभी का है, मतलब मैंने क्या बोल दिया, एक तो कौन है, एक पिता है और एक उसका पुत्र है, जिनकी आयु का योग कितना है 90 साल। 7 साल बाद मतलब 7 साल बाद इसकी आयु भी कितने बढ़ने वाली है 7 साल, इसकी आयु भी कितनी बढ़ जाएगी 7 साल, मतलब 7 यहाँ पर बढ़ेगी 7 यहाँ पर बढ़ेगी, टोटल आयु में कितनी बढ़ जाएगी 7 और 7 कितना 14 वर्ष बढ़ जाएगा। मतलब 7 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाता है 104 हो जाता है। अनुपातों में कितना दिया है, अनुपात में दिया है 4:5, मतलब मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस मैंने 4:9, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4:9। 9 और 4 कितना होता है 13, यानी 13 अनुपात बराबर किसके हैं 104 के, किसके हैं 13 अनुपात बराबर किसके हैं 104 के। 13 8 कितना होता है 104, यानी 1 अनुपात बराबर कितना 8 मिला है। जब 1 अनुपात बराबर 8 है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या अनुपात दिया था, क्या दिया था, देखो 4 अनुपात कितना था 9 था। जब 1 अनुपात बराबर 8 है तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। मतलब आपको पता चल चुका है कि पिताजी की उम्र 7 साल बाद कितनी है 72 है, तो वर्तमान में अगर ये 7 साल बाद की 72 है तो वर्तमान में वह कितने साल के होंगे, तो इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, जब अपन 7 को इसमें से माइनस कर लेते हैं तो बचता कितना है 65 अपना रह जाता है। मतलब उनकी वर्तमान आयु कितनी है 65 है। आपसे पूछा है 12 साल पहले पिता की आयु क्या थी, और पीछे 12 साल जाना है तो मैंने और इसमें से 12 माइनस करना है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5, और आंसर कितना आएगा 53, कितना आंसर आएगा 53। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 28 है ना, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा, 12 साल पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना थी। 12 साल पहले, कब की बात उसने करी? 12 साल पहले, मतलब जो भी आपकी आयु है कब की है? 12 साल पुरानी आयु है। कब की आयु है? 12 साल पुरानी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ये बात कब की हो रही है? 12 साल पहले की। तो मैंने क्या लिख दिया? -12। 12 साल पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी थी? 3 गुना थी। यानी माता जी की उम्र उसके सन की उम्र की कितनी थी? 3 गुना थी। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1 और 3। फिर क्या बोला? 10 साल के बाद माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुना होगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। मतलब बीच में वर्तमान छूट चुका है। ये वर्तमान से 12 साल पुरानी बात है, ये वर्तमान से 10 साल बाद की बात है। बीच में क्या है? वर्तमान उम्र है। तो यहाँ पर अपने पास नहीं है। चलो, क्या दिया है? इसका कितना हो जाती है? 2 गुना। अब देखो यहाँ पर टोटल अंतर कितने का है? एक तो 12 साल पुरानी बात और एक 12 साल बाद की। टोटल अंतर कितने का है? 22 सालों का टोटल अंतर है। कितने सालों का? 22 सालों का अंतर है। अनुपातों में कितना अंतर है? यहाँ तो कुछ अंतर है ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं? अनुपातों को सही करते हैं। तो अनुपात का सही करने का तरीका क्या होता है? इन दोनों के बीच में का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ये जो भी अंतर आया है उसका गुणा अपन इस वाले अनुपात में करेंगे, इसका गुणा इस वाले अनुपात में करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 हो जाएगा। 2 का गुणा अपन काय में करेंगे? 2 में हो जाएगा, 4। 2 का गुणा 1 में करेंगे, हो जाएगा 2। अब देखो अंतर कितने का आया? यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 1 का। यानी 1 अनुपात बराबर किसके हैं? 22 के हैं। किसके हैं? 1 अनुपात बराबर 22 है। आपसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब 1 अनुपात बराबर कितना है? 22 है। चाहे गुणा इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें करोगे तो 10 इधर से माइनस करना है, 10 इधर से माइनस करना है। अगर आप इसमें करते हो तो यहाँ से 12 जोड़ के आप वर्तमान में आ जाओगे, यहाँ से 12 जोड़ के आप वर्तमान में आ जाते हो। देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 22 से अपन गुणा करेंगे तो 22 तिया कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 22 से कम कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जब अपनों ने गुणा कर दिया है तो ये जो अनुपात था, ये अनुपात कब का है? 12 वर्ष पुराना है। इसको अपन को लाना कहाँ पर है? वर्तमान में लाना है। तो अपन क्या कर देंगे? प्लस इसमें क्या करेंगे? 12 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 7। यानी माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 78 साल। इसमें अपन प्लस करेंगे 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये कितनी हो जाएगी? 34 साल। और आपकी माता जी की उम्र आ जाएगी 78 साल और बच्चे की उम्र आ जाएगी 34 साल। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा जो पेपर था यहाँ पर इसको सोल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको कौन सा वाला बताया है? अभी जो पेपर बताया है 31 जनवरी का प्रश्न पत्र था। 2022 31 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो मैंने आपको सोल्व करके इसको बताया है। सारे मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन थे उनके कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं बताए, वो आपको बैठ के आराम से घर पे करना है। किसी भी प्रकार के डाउट आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम की जो चैनल है उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उससे ऐड हो जाइएगा। उसमें आप डाउट भेज सकते हैं, या और भी किसी भी प्रकार के आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप चाहते हो कि रीजनिंग पढ़ाना है तो मैं सारे पेपर की रीजनिंग के लिए भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।